हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक हमारे स्टूडेंट का डाउट आया था, सर कॉपर के लिए या किसी कंडक्टर के लिए हमारा जैसे कि कॉपर है या मेटल के लिए हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा क्यों होता है या पैराबोलिक नेचर कैसे होता है। जनरली हम देखते हैं कि पैराबोलिक नेचर तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में आना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अगर आप बच्चों एक रिलेशन देखें जहाँ से आपको ये डाउट क्रिएट होगा, रो टी इक्वल टू होता है रो नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट। टी नॉट कोई रेफरेंस टेम्परेचर है, टी आप जो ऊपर नीचे उसको वेरी कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करें तो डेल्टा टी रो नॉट एक हो गया और इसमें इंटू करें तो रो नॉट अल्फ़ा और टी नॉट को एक साथ ले आया प्लस रो नॉट अल्फ़ा टी एक साथ ले आया तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये ग्राफ जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, लेकिन ये होता क्या है, पैराबोलिक। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन वैलिड होता है वेरी स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में लार्ज चेंज होगा तो ये नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। और रजिस्टिविटी टी जीरो पे जीरो नहीं होती है कंडक्टर के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हम ना लगा के ये क्योंकि हम वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है बहुत स्मॉल चेंज हुआ है। स्मॉल चेंज अगर लिखा है तब तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन आप देखिए आप 0 डिग्री से आगे को बढ़ रहे हैं तो लार्ज चेंज हो रहा है ना। देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों अगर आपने ओम्स लॉ ड्राइव किया होगा तो ओम्स लॉ में आपने रजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला ड्राइव किया होगा, एम एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ होता था रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव कोलिजन में कितना टाइम लग रहा है। एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब आप बताइए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ बढ़ेगा या घटेगा। देखो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो जो स्पीड है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो इंक्रीज हो जाएगी तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। कोलिजन जल्दी हो रहा तो जो टाउ है वो एक जो सक्सेसिव कोलिजन है उसके बीच में लगने वाला टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हमारा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा टाउ डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाउ है हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, ये हमारा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो आप ये समझो। दूसरी बात, मेटल के लिए आपने देखा होगा, मेटल के लिए जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फिक्स होते हैं। तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रजिस्टिविटी करेगी आपकी टाउ पे, ठीक है। और ये टाउ पे जब डिपेंड कर रही है, आप यहाँ पर 1/टेम्परेचर रखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है, तो हम ग्राफ ऐसा बनाएंगे जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से हमने, क्योंकि जीरो पे जीरो नहीं होती है एब्सोल्यूट जीरो पे, थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया। अगर मैं आपको बताऊं हाई टेम्परेचर पे, आप इसको आगे पढ़ेंगे कहीं, जब आप सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे या हाँ सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे, सॉलिड की थ्योरी पढ़ेंगे, तो हाई टेम्परेचर पे आपका जो रेजिस्टिविटी होती है वो पैराबोलिक फैशन में आपका इंक्रीज होती है, समझ रहे हैं। वो ऐसे चेंज होगी जैसे वो एक पैराबोला के पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो इसलिए ग्राफ ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये था उस बच्चे का कि जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ आप सेमीकंडक्टर के लिए बनाते हैं वो ऐसा क्यों बनाते हैं। तो बच्चों सेमीकंडक्टर के लिए, और दूसरी बात एक और है, देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं यहाँ पर कंडक्टर के केस में, ये जो अल्फ़ा है ना इसी का बहुत बड़ा रोल है। अल्फ़ा हमारा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, और स्मॉल टेम्परेचर में लीनियरली वेरी करने की कोशिश करता है। जब ये हाई टेम्परेचर हो जाता है तो अल्फ़ा में भी लीनियर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आपको ऐसे ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें सेमीकंडक्टर के लिए आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप पढ़ोगे, पढ़ लिया होगा आपने कि सेमीकंडक्टर में होल कंसंट्रेशन होता है, फ्री चार्ज कंसंट्रेशन होता है। मेटल में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहाँ जो रजिस्टिविटी है आपकी वो किस किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड
होती है आपकी एक तो एन पे और दूसरा टॉर्क पे। दो लोगों पे डिपेंड करती है, एक एन पे और एक टॉर्क पे, ठीक है। और एन इंक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एन इंक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप, ये इंक्रीज कब होगा, जब टॉर्क आपका डिक्रीज होगा, तो इसका जो ग्राफ है वैसे बन जाएगा। या मैं आपको बता दूं, इसका आप हायर क्लास में एक रिलेशन पढ़ेंगे, और वो रिलेशन क्या है कि जो रजिस्टिविटी होती है किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए किसी टेम्परेचर टी पे, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो होती है ई जी बैंड गैप, और बैंड गैप किसके बीच में, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ओवर के टी। तो आप देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है ये 1/t के फॉर्म में बन रहा है, वो भी एक्सपोनेंशियल का। अगर आपको एक्सपोनेंशियल के ग्राफ आएंगे तो आपको ये कंफर्म पता होगा कि वो ऐसे ही होगा। अगर 1/t के रिस्पेक्ट में बनाओगे, e की पावर प्लस x का अगर बनाओगे वो ऐसे बनता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर आपका जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर आपका, तो जैसे ही आप जीरो की तरफ जाओगे तो वो एकदम से इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपको मे भी समझ में आया होगा, क्योंकि मेन टास्क यही है कि जो ये मेटल है, मेटल में एन पे डिपेंड नहीं करता है, इसके एन पे डिपेंड करता है। एन पे डिपेंड करने से हमारा एन तभी इंक्रीज होता है जब टी इंक्रीज होगा, और ये तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे ये जो रिलेशन है ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस पे लगता है, हाई टेम्परेचर पे ये टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जैसा वेरी करता है, इसीलिए हम इसको इंक्रीजिंग कर्व बनाते हैं और इसको डिक्रीजिंग बनाते हैं। और वैसे ही आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो आई होप आपका डाउट सॉल्व हुआ हो, अगर हुआ है तो एक लाइक या एक कॉमेंट जरूर करके जाएं। थैंक यू।